जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर फिर स्वागत करता हूं। साथियों, परीक्षा का अंतिम समय चल रहा है। उसी के बीच हम आपके समक्ष जो हमारी हिंदी की जो सीरीज चल रही थी उसी को लेके आए, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल रहा है। आइए प्यारे साथियों, समय न बिताते हुए आपका परीक्षा का अंतिम समय है। प्यारे साथियों, आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद एक का कौन सा गलत उदाहरण है। आपका ये संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसमें आपका कौन सा गलत उदाहरण है, यही आपसे पूछा गया है। महाधन देखो औज, ये आपका महोज महोज होता है, ये आपका सही है महोज। महोज के अंदर आपकी वृद्धि संधि होती है। पोधन अक पावक है, ये आपका पावक, पावक में आपकी अयाद संधि होती है। और नौधन एक नाविक होता है, नाविक में आपकी अयाद संधि होती है। यहाँ पर जो गलत शब्द आपका दिया हुआ है, जो गलत विच्छेद दिया हुआ है आपका डी है, परोधन उपकार नहीं होता, ये परधन उपकार होता है। परो की जगह क्या होगा आपका पर शब्द होगा, परधन उपकार ये आपका होता है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर दूसरे की। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। इसमें देखो आपसे विशेषण नहीं है पूछ रहा है, और मैं परीक्षा के लिए भी आपसे कहूँगा कि आप इतने परेशान ना हो। इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा, लेकिन आप अपने को बैलेंस बनाकर परीक्षा दीजिएगा। ये ना हो कि परीक्षा हॉल में पहुंचते ही आप अपने ऊपर प्रेशर लें। अगर आप प्रेशर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं। तो एकदम आप इस तरीके से पेपर दीजिए कि जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो अपने घर पर लगा रहे हो, उस तरीके से आप अगर परीक्षा के अंदर प्रेशर नहीं लेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। तो इस तरीके के देखो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे कि निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है। और बच्चा क्या करता है कि जो नहीं शब्द हुआ होता है उसमें उसको जल्दबाजी में न पढ़ते हुए लगाता चला जाता है। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। ये नहीं, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, आराम से आसानी से करना। और अगर आप पिछले 2-3 महीने से तैयारी भी कर रहे होगे तो आप अपने सिलेक्शन लेने में काफ़ी हद तक आप सक्षम रहेंगे। प्यारे साथियों, इसमें दिया हुआ है कौन सा विशेषण नहीं है। नमकीन, पथरीला, बर्फीला, देखो ये सभी विशेषण है। नमक, नमक हमारा विशेषण नहीं है। देखो नमक हमारा विशेषण नहीं है, नमकीन हमारा विशेषण है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में की, जिसके अंदर देखो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखो अगर सोरठा की बात करें हम तो प्रथम और थर्ड चरण में, प्रथम में और आपके तृतीय में 11-11 मात्राएं होती हैं, यही इसका आंसर है। और दूसरे और हमारे चौथे में कितनी कितनी होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये दोहा इसका जस्ट अपोजिट होता है। दोहा के अंदर आपके दूसरे के अंदर और चौथे के अंदर आपके 11-11 मात्राएं होती हैं, और पहले के अंदर और आपके तीसरे के अंदर इसके अंदर 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा सोरठा का जस्ट अपोजिट होता है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में तत्सम है, यानी तत्सम शब्द इसके अंदर कौन सा है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो आपके किससे लिए जाते हैं, संस्कृत में जिस प्रकार से यूज होते हैं। तो देखो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जैसे देखो ग्राम बताया था, ग्राम, ग्राहक, अन्य ऐसे काफ़ी शब्द बताए थे जिनमें रावड़ा हुआ होता है। जैसे देखो आश्चर्य, आश्चर्य भी बताया था, मैं कई बार करा भी चुका हूँ। तो जिनमें रावड़ा हुआ होगा वो क्या होगा, वो तत्सम शब्द होगा। देखो गाय है, गाय का जो तत्सम होता है वो आपका गौ होता है। गाय का क्या होता है प्यारे साथियों, गौ। गधा है, गधा का आपका गर्दभ होता है। गधा का आपका क्या हो जाएगा, गर्दभ हो जाएगा, गर्दभ होता है। आगे बात करें हम, गधा है, गधा का आपका क्या हो जाएगा, घट हो जाता है इसका। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से विशेषण है, इसके अंदर आपको विशेषण बताना है। और देखो विशेषण की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम से की विशेषता बताते हैं वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। तो इसके अंदर शीतलता, बल, वृद्धि,
देखो नया, नया क्या है, विशेषण है। मेरा, मेरा कोट नया है, तो ये कोट की विशेषता बता रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपका चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है। जो चंद्रगुप्त आपका नाटक है, इसकी रचना किसने की है। तो प्यारे साथियों देखो, चंद्रगुप्त की रचना हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। चंद्रगुप्त की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। इनके देखो अन्य भी नाटक हैं, जिसके अंदर देखो आपका देखो कामना, कामना और आपका जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ, इनकी एक रचना नाटक है। एक देखो स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त भी इनका नाटक है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। आगे बात करें, एक घूट इनका नाटक है। राज्यश्री इनका नाटक है। ध्रुव स्वामिनी इनका नाटक है। और सज्जन इनका नाटक है। तो ये इनके और नाटक हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो प्यारे साथियों, करुण रस का स्थायी भाव आपका क्या होता है, शोक होता है। शोक इसका आंसर हो जाएगा। बात करें हम कि जो क्रोध होता है, क्रोध आपका किसका, रौद्र रस का होता है। क्रोध आपका रौद्र रस का होता है। उत्साह आपका वीर रस का होता है। देखो वीर रस में और रौद्र रस में थोड़ा सा अंतर है। देखो जब उत्साह होगा तो आपका वीर रस होगा, और जब क्रोध की बात आएगी तो आपका रौद्र रस होता है। बात करें कि जो विस्मय होता है, विस्मय आपका अद्भुत अद्भुत रस का होता है। विस्मय आपका अद्भुत रस का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें आपका दिया हुआ है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जो आपका मिलाप शब्द है, इसके अंदर आपका कौन सा आप, इसके अंदर क्या है, प्रत्यय। शीत का विलोम क्या होगा। देखो शीत, शीत माने आपका क्या होता है, ठंडा। तो शीत का क्या हो जाएगा आपका, उष्ण, उष्ण हो जाएगा इसका। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसमें आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अव्यय है। निम्नलिखित में से आपका कौन सा अव्यय है। तो इसमें आपको देखो प्राचीन आपका क्या है, मोटा, गरीब, ये देखो तीनों आपके, देखो ये नाउन है। प्राचीन आपका जो और शब्द है, यही आपका क्या है, अव्यय है। मोटा आपका एडजेक्टिव है। प्राचीन भी आपका एडजेक्टिव में आ जाएगा। प्राचीन, पुराना। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। रेखांकित में जो धार्मिक शब्द है वो आपका क्या है। देखो धार्मिक की बात करते हैं। जो आपका धार्मिक शब्द है वो आपका क्या है। तो देखो यहाँ पर संज्ञा है कि सर्वनाम है। देखो ये क्या है, व्यक्ति है। और व्यक्ति से व्यक्ति यानी संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या आता है आपका, विशेषण आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा ये। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 12 की, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग होगा। तो प्रत्येक में आपका प्रति आपका उपसर्ग है। आगे देखो मैं भंगी हूँ, आत्मकथा के लेखक कौन है। इसके लेखक आपके भगवान दास जी की ये रचना है, जिन्होंने इस रचना का ये एक दलित आत्मकथा है। ये एक दलित आत्मकथा है। ये इनकी क्या है, आत्मकथा है। अगर बात करें कि ये कौन सी विधा से है, तो ये कौन सी विधा है आपकी, आत्मकथा विधा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या हम कहते हैं। यानी जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। क्रिया के ऊपर किसका, कर्म का प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा संधि विच्छेद एक गलत है। इसमें देखो संधि विच्छेद गलत, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ फर्स्ट वाला, तो इसमें आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं ब्याल, उरग, उपनंग निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं।
तो ये आपके पर्यायवाची हैं, सांप के होते हैं ये पर्यायवाची। और बात करें इसके भौरा के जो पर्यायवाची होते हैं, भ्रमर होता है, मधुकर होता है, महोप होता है, चंचरीक होता है, सिलीमुख होता है, ये हमारे भौरा के होते हैं। हाथी के आप जानते ही हो, गजानन होता है, आपका कुंजर होता है, गजेंद्र होता है, हस्ती होता है, दंती होता है और करी होता है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें आपसे पूछा है कि जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, यानी जहाँ पर दो या दो से अधिक धातु एक साथ प्रयोग की जाती हैं, वहाँ पर हमारा क्या होता है, संयुक्त क्रिया कहलाती है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। आगे बात करते हैं पार्वती पुत्र पृथ्वी पर्यायवाची शब्द होंगे, यानी किसके पर्यायवाची क्रम से शब्द होंगे। तो पार्वती देखो हम किसको कहते थे, मैया उमा को, और आपका उमा को क्या कहते थे, पार्वती उमा। तो देखो और रुद्राणी भी उमा का, पार्वती जी का क्या है आपका पर्यायवाची है, तो रुद्राणी पुत्र को नंदन कहते हैं। और पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है आपका अवनी है। देखो पहले दो तो देखो ये तो तीनों हैं, देखो उमा और सुत ये पहले दोनों, लेकिन सुधा नहीं था, सुधा पृथ्वी को नहीं कहते, तो इसलिए इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ये हमारा आंसर नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें आपका कह रहा है कि खाली स्थान पर मुहावरा चुनिए कि बूढ़ी औरत के कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि, यानी बूढ़ी औरत ने क्या किया, कपड़े मांगे तो मालिक ने मना कर दिया। तो इसमें देखो आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपका सबसे कौन सा ऑप्शन सही है। न तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। देखो कंगाली में आटा गीला होता है कि जो इसमें देखो इसमें रहेगा कि बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तो इन तिलों में तेल नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो आपका दिया हुआ है कि कनपटा इस समास में कौन सा भेद है। कनपटा समास के अंदर आपका कनपटा शब्द के अंदर कौन सा समास है, तो कनपटा आपका बहुब्रीहि समास में आता है। क्यों, कान है फटेश के, इसका जो विच्छेद होता है, कान है फटेश के, अर्थात ये नाथों का एक संप्रदाय होता है, नाथों का एक संप्रदाय होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इसमें आपको सही वाक्य को पहचानना है, सही वाक्य को आपको पहचान करनी है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण को अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो आपका जो आंसर नंबर जो बी है यही हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है, इनमें आपको समुदायवाचक विशेषण की बात कर रहा है। तो आपका जो समुदायवाचक विशेषण है, जो चारों शब्द होगा ये आपका समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे बात कर रहा है अकर्मक क्रिया का प्रयोग, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने खाई, उसने पीटा। इसके अंदर देखो आपका अकर्मक क्रिया की बात की जा रही है। तो देखो अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जो इफेक्ट पड़ता है किस पे पड़े, आपके कर्ता पर पड़े, वो आपका क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें देखो जो सोना शब्द है ये हमारा अकर्मक क्रिया के अंदर आता है, सोना रोना ये दोनों आपकी अकर्मक क्रिया होती हैं। तो मैं सोता हूँ यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आपके 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपका दिया हुआ है कि जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें हम क्या कहें, यानी ऐसे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। आगे प्यारे साथियों दिया हुआ है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास, जो फणीश्वर नाथ रेणु थे
इनके द्वारा किस उपन्यास की रचना की गई? तो फणीश्वर दास रेणु द्वारा मेला आंचल, मेला आंचल रचना है, इनके द्वारा रची गई। मधुशाला मधुकलश, ये जानते हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी ने इसकी रचना की। आगे मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस आप समझते हैं फेमस विशाख दत्त, विशाख दत्त, विशाख दत्त की रचना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना, काफ़ी परीक्षाओं में पूछी गई है। और वहीं मृगनयनी, मृगनयनी हमारे वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा की ये रचना है, वृंदावन लाल वर्मा की ये रचना है। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि चीज़ें आप कलेक्ट कर पा रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं कि कौन सा समास सही विकल्प का पहचानिए। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर दिया हुआ है, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम, चंद्र के है जो समान, चंद्रशेखर। तो इसमें चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी जिसके शिखर पर, जिसके सिर पर क्या है, चंद्रमा है, वो उसकी बात की जा रही है। तो भगवान शंकर का पर्यायवाची भी होता है चंद्रशेखर। आगे बात करते हैं, आपसे पूछा कि उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? तो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। और उपकार को न मानने वाला, उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। आगे बात करें, धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ होता है, धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ हो जाएगा। और परोपकार करने वाला परोपकारी होता है, परोपकार करने वाला प्यारे साथियों क्या होता है आपका, परोपकारी होता है। तो हमारा वो क्या होगा, परोपकारी होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, जिसमें आपका दिया हुआ है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं, एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो छंद की बात आती है प्यारे साथियों, एक छंद में आपके कितने होंगे, 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं एक छंद के अंदर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, इसमें आपका सही विकल्प चुनिए जो निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन वाला सही विकल्प है, यानी वाक्य के अंदर परिवर्तित हुआ है। तो हाथी ने केला खाया, हाथी ने केला खाया, इसको हमको किसमें, कर्मवाच्य में बदलना है। तो हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया, तो ये आपका कर्मवाच्य हो जाए। जिसके अंदर द्वारा शब्द आता है वो हमारा कर्मवाच्य होता है। और जिसके अंदर देखो नेगेटिव सेंस आता है वो हमारा भाववाच्य होता है। और कर्मवाच्य में क्या होता है कि जिसके अंदर कर्म प्रधान होता है। कर्तवाच्य में आपका कर्ता प्रधान होगा और भाववाच्य में आपका भाव प्रधान होगा। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्न में सही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है? आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विधान, आदान समाधान। तो प्यारे साथियों, इसके अंदर आदान प्रदान क्या है आपका, विलोम का सही युग्म है। आगे आपका देखो पैसेज दिया हुआ है, पैसे के पढ़ते हैं। भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है। इस चिंतन में दो पक्ष उभर कर आते हैं, लिंग प्राकृतिक है अथवा सुविधानुसार सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के, यानी 17वीं सदी में बिना कारण के वह आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया। अर्नोल्ड और लांसलाट ने इसे इसी रूप में लिया। हर्डर 1772, एडलंग 1783 और हम्बोल्ट 1827 और ग्रिम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की कृतियों की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ग्रिम के सिद्धांत को माना गया, यानी सबसे महत्वपूर्ण किसके सिद्धांत को, ग्रिम के सिद्धांत को माना गया। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहाँ था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। ब्रुगमैन का कहना है कि भारोपीय भाषाओं में आ गई ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ब्रुगमैन के सिद्धांत को रोथ ने अविश्वसनीय
का शिखर सम्मेलन करार दिया। यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए हैं उनमें सबसे ऊपर रखा गया है। अर्थ को लिंग के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा है तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे जाते हैं, पर ऐसा ही नहीं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, आगे बात करते हैं आपसे क्वेश्चन के। निम्न में कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है? यानी कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण कौन नहीं मानता है? तो प्यारे साथियों देखो, बात कर रहे थे कौन? अर्नोल्ड जी। इस बात को कौन? अर्नोल्ड जी कह रहे थे। भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ हुई? पाणिनि, अरस्तु, ब्रुगमैन या ब्लूमफील्ड? तो देखो, ऊपर आपकी लाइन आई थी कि भारतीय भाषाओं में लिंग विषय की चिंतन कहाँ से प्रारंभ हुई? पाणिनि इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। इसमें कह रहा है आपका, निम्न में से कौन सा विद्वान बहुरूपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं? तो ये आपके कौन? ब्रुगमैन थे, इस चीज़ को ये बताते थे। निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? तो ऐसे कौन से विद्वान थे जो अचानक इन चीज़ों को मानते थे? वो आपके ब्लूमफील्ड थे। ब्लूमफील्ड इस बात को ऊपर गद्यांश में दिया हुआ है। आगे बात, संस्कृत के व्याकरण में लिंग का निर्धारण प्रमुख आधार है। यानी संस्कृत व्याकरण की बात करें तो उसमें आपका लिंग का जो आधार है वो किसको माना गया है? तो संस्कृत व्याकरण में आपको अर्थ को माना जाता है, अर्थ है। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? देखो, आपसे पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा गया, तो मार्तंड, अर्क, अंशुमाली आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। सूर्य के पर्यायवाची शब्द आपके दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आदित्य, रवि, हंस, मरीचि, भानु, दिनेश, पतंग, प्रभाकर, ये अन्य शब्द भी आपके इसके पर्यायवाची शब्दों में आते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। तो इसमें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, रघुवीर साहे जी को मिला था। ये किस सन में मिला था? 1984 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ था। आगे बात करें हम कि जो आपके त्रिलोचन जी हैं, इनको भी ये पुरस्कार मिला था। देखो, त्रिलोचन जी को ये पुरस्कार आपका 1981 ईस्वी में 1981 ईस्वी में मिला था आपका, 1981 में। और ये किस रचना के लिए मिला था? ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन। प्यारे साथियों, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार की मैं वीडियो अलग से भी अपलोड कर दिया हूँ, जहाँ से भी आपका क्वेश्चन कोई भी बचकर ना निकले। और मैं इसके साथ साथ भी इन चीज़ों को बताता जा रहा हूँ। और देखो, गिरिजा कुमार जो माथुर जी थे, इनको ये आपके 1991 में मिला था, 1991 में मिला था ये। मैं वक्त के हूँ सामने इनकी रचना थी। मैं वक्त के हूँ सामने, इनको इस रचना में मिला था। अब बात करते हैं कुंवर नारायण जी की। कुंवर नारायण जी को आपका ये मिला था 1995 ईस्वी में। वो उनकी रचना थी कोई दूसरा नहीं। इनकी रचना थी कोई दूसरा नहीं, इनकी रचना थी। प्यारे साथियों, बात करते हैं, देखो हम ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार,
देखो ज्ञानपीठ की भी मेरी वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। और आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार की भी है। और आपके देखो इन दोनों की वीडियो आपकी लिंक में मिल जाएगी, जहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर बनेंगे। और प्यारे साथियों, अपनी तैयारी को बनाए रखिए इसी तरीके से, और अफवाहों पर ध्यान ना दें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अफवाहें ऐसी जो भी एग्ज़ाम होता है उससे पहले चलती हैं। आप अपनी तैयारी को जिस तरीके से अभी तक करके लाए हो उसी तरीके से करें। और मैं आशा करता हूं कि हिंदी के अंदर अब 35+ स्कोर आप आसानी से कर पाएंगे। और आशा करता हूं प्यारे साथियों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।